हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज हर बार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 नवंबर है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। तो आइए पहला आर्टिकल देखते हैं। सीज द डील। आरसीपी की बात हुई है एक बार फिर से, और आरसीपी को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। उसको लेकर के आर्टिकल में कई सारी बातें लिखी गई हैं। देख लेते हैं आरसीपी में क्या कुछ कहा गया है। जैसा कि आपको मालूम है, इसका फुल फॉर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। 15 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया और इंडिया ने इसको ज्वाइन ना करने का फैसला पहले भी लिया था और बाद में इसको कंटिन्यू किया गया। तो आज जब एक तरफ ग्लोबलाइजेशन का पूरा दौर है और उस समय में अभी आफ्टर कोविड जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग हो रहा है। लोग इनवर्ड ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे में 15 देशों ने आरसीपी को ज्वाइन किया। एशियान समिट जो कि होस्ट किया गया था वियतनाम के द्वारा, और ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था एक तरीके से। ठीक है, तो ये एशियन समिट कहाँ हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड दैट नेगोशिएशन फॉर ऑलमोस्ट 9 ईयर्स तक चला इंडिया के साथ। फाइनली नवंबर 2019 में इंडिया इससे बाहर आ गया। हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि जो इंडिया के कंसर्न्स थे वो काफ़ी सही थे कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट है इन देशों के साथ जो कि इस आरसीपी का हिस्सा। और उसमें स्पेशली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था जिसको लेकर के भारत ने इस नेगोशिएशन से बाहर आने का फ़ैसला लिया। और इंडिया ने ऐसा करने के बाद एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया हमेशा के लिए जहाँ पर कि 30% इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी जो वो रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड का बहुत लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यहाँ तक कि 2.2 बिलियन पॉपुलेशन गैदर करता है ये पूरा प्लेटफॉर्म। इसमें जुड़े हुए लोग जो हैं, देश जो हैं, उनको मिला करके। तो इसको इंडिया ने ज्वाइन ना करने का फ़ैसला लिया क्योंकि इंडिया के अपने कुछ कंसर्न्स थे। तो क्या कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, क्यों आखिर डोर क्लोज़ किया गया? हालांकि अभी भी भारत को वहाँ पर बुलाया जाता है, अभी भी भारत के लिए रास्ते खुले हुए हैं उसको ज्वाइन करने के। तो इसमें क्या क्या रीज़न्स है, इकोनॉमिक रीज़न्स क्या क्या हैं? तो इकोनॉमिकली अगर हम सोचें, इंडिया ने ये डिसीजन लिया बिकॉज एक तरीके से चाइना का जो डोमिनेंस है आरसीपी ट्रेड ब्लॉक पर, उसको लेकर के चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, इस वजह से भी भारत ने फैसला लिया कि वो इस ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ एशियान जो देश हैं उनके साथ भारत का अपना बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एशियान कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। इवन साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ सेपरेटली इन्होंने डील किया हुआ है। तो फिर आरसीपी में जाने का मतलब ये होगा कि पूरी तरीके से चाइना को ओपन कर देना, चाइना के लिए अपने मार्केट को ओपन कर देना, और चाइना फिर और ज़्यादा भारत को डोमिनेट कर पाता है इस ट्रेड डील के बाद। तो दूसरा है, ट्रेड डाटा सजेस्ट दैट द इंडियाज डेफिसिट विद चाइना with which it does not have a trade pact is higher than that of the remaining RCP constituent put together। चाइना जिसके साथ कि ऐसा कोई ट्रेड डाटा नहीं है, कोई ऐसा डील नहीं है, लेकिन उसके साथ भारत सबसे ज़्यादा डेफिसिट शेयर करता है अपना ट्रेड के मामले में। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है उसको हमेशा बुरा नहीं कहा जा सकता है। डेफिनेटली नॉट फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए नहीं कहा, क्योंकि देखिए कंज्यूमर का क्या है, हमेशा वो अपना फ़ायदा देखती है। तो अगर कोई सामान जो सस्ते दामों पे मिल रहा है, कंज्यूमर उस तरफ भागना चाहता है। तो यहाँ पे एक अगर कंज्यूमर की दृष्टि से देखते हैं तो अगर आपका ट्रेड डेफिसिट भी हो रहा है तो कंज्यूमर का फ़ायदा है, तो वो उतनी बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी के टर्म्स में देखते हैं, देश के हिसाब से बात करते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इंडस्ट्रीज़ का होता है। वहीं पर इंपोर्ट की बात करते हैं कि इंपोर्ट ऑफ चीप इंटरमीडिएट गुड, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को सस्ते दामों पर ले आते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें भी आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरमीडिएट कम दाम में जो सामान है, जो आप जैसे कि गाड़ी को बनाने के लिए उसके कुछ पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं और वो सस्ते दामों पर आती है, तो आप गाड़ी को भी सस्ते दामों पर ही आगे बेचेंगे। अगर गाड़ी में लगे हुए सामान बहुत महंगे दाम के होंगे तो गाड़ी भी महंगे दाम की हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे एक तरीके से इस डिसीजन के अगेंस्ट में लिखा गया है कि अगर आप ये समझौता करते, आप इस ट्रेड डील में जाते, तो इससे कंज्यूमर का फ़ायदा होता, इंपोर्ट सस्ते दाम पर किया जा सकता था। हाँ, फियर था, दैट इज़ नो डाउट, बिल्कुल था चाइना के साथ खास करके। एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर
on the domestic industry in the transition period. Firms that do not rise in the occasion run risk of falling by the wayside. तो जब 1991 का रिफॉर्म होता है इंडिया में, उसके बाद से इंडिया ने बहुत सारे बदलाव किए, जैसे कि टैरिफ को कम कर दिया, मार्केट को ओपन कर दिया, धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ने लगे, कैपिटलाइजेशन को हम फॉलो करने लगे बहुत हद तक। तो और इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में अगर देखा जाए तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आई। तो ये जो बदलाव किया था इंडिया ने, इस बदलाव का फिर रिजल्ट भी देखने को मिला कि हमने 2 दशक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया था। भारत में एफडीआई का इन्फ्लो बढ़ गया था, पूरे वर्ल्ड लेवल पर भारत के मार्केट को लोग जानने लगे थे, मतलब बड़े लेवल पर जानने लग गए थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी ग्रोथ कर रही थी, इनकम लेवल लोगों का बढ़ रहा था। तो ये सारे फ़ायदे लोगों भारत को मिले हैं 1991 के रिफॉर्म के बाद। तो तब की जो आइडियोलॉजी थी, अगर हम उसको फिर अब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस और हो सकते हैं। So strategically, India does need to prepare itself for China's maritime challenge, no doubt. अगर आप सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से देखते हैं, स्ट्रेटेजिकली देखते हैं, तो इंडिया को खुद को प्रिपेयर करना होगा कि भाई चाइना ने जो इतने सारे चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, मैरीटाइम चैलेंज है या बाकी और चैलेंजेस हैं उसको, या अग्रेशन है, या बॉर्डर में जो अंदर की तरफ भारत की तरफ आना है, तो इसको कैसे वो रोक सकते हैं। इन सब मामले में भारत को प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए अलायंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक फोरम्स में जैसे कि क्वाड है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और ऐसे जो अलायंसेस हैं वो भारत को हेल्प करेंगे बीजिंग के डोमिनेंस को कम करने से, राइट। एंड डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस विद चाइना, एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया, जापान हैव नॉट स्टेड आउट ऑफ आरसीपी। जैसे कि भारत के डिस्प्यूट हैं चाइना के साथ, वैसे ही तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया आरसीपी से बाहर नहीं गए, चाहे कितना भी डिफरेंस चाइना के साथ था। तो ये उनका अपना अलग मार्केट इशू है, भारत का अपना अलग मार्केट इशू है, कई सारे ऐसे कॉमन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस कई सारे रीज़न की वजह से भारत ने आरसीपी को ज्वाइन नहीं किया। एंड बीइंग एन इमर्जिंग पावर, न्यू दिल्ली मस्ट सेंड द राइट मैसेज। तो अगर भारत एक इमर्जिंग पावर की तरह आ रहा है तो उसको राइट मैसेज को आगे भेजने की ज़रूरत है। मतलब वही चीज़ें कही जा रही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ना किया जाए, कॉम्पिटिटिव किया जाए, अपने मार्केट को इन्हांस किया जाए, उसकी कैपेसिटी को, ना कि हम 1991 से पहले के दौर में जाने लग जाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल आज हमारा है सीरा चौहान साहब का, पाकिस्तान बिडन होप। जीएस पेपर 2 IR से एसोसिएट करेंगे। हम बात करेंगे ट्रायंगल की, अमेरिका, पाकिस्तान एंड इंडिया। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। तो आज के आर्टिकल में इन्होंने बहुत ही क्लियर कट कहा है कि पाकिस्तान को नो डाउट अब बहुत होप जगी होगी, उम्मीद जगी होगी कि अब यूएस में जो सरकार है वो बदल गई है, और जो बिडेन की सरकार आई है उनसे पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और सबसे बड़ा फ़ायदा कहाँ पर होगा, ये जो कश्मीर के साथ डिस्प्यूट है पाकिस्तान का, उस मामले में अमेरिका जो है वो उनकी मदद करेंगे, और जो ये कश्मीर का मुद्दा है वो रिजॉल्व हो जाएगा और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को बदला गया है, कॉन्स्टिट्यूंट स्टेटस को भारत के द्वारा। तो भारत ने अपने यहाँ पे जो भी स्टेप्स लिए हैं, जो भी बदलाव किए हैं, उसको लेकर के अब जाहिर तौर पर पाकिस्तान को बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, और उसको वैसे भी वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश पहले कर चुके हैं। और अब जब ये सरकार बदली है अमेरिका में, तो उसको लेकर के इनकी उम्मीदें और बढ़ चुकी हैं। तो क्या हो सकता है और क्या पहले हो चुका है, इसी को लेकर के पूरा डिबेट है आज का, कि पहले के दशकों में अमेरिका का क्या रुख रहा था, इंडिया की जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उसमें कितना इंटरफेरेंस रहा था। तो उन्हीं सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर बताया है। पास्ट की बात करते हुए कहते हैं कि कश्मीर को पहले से भी एक मीडिएशन पॉइंट बनाया गया है, पहले भी इसमें इंटरफेयर किया गया है। लेकिन अगर आज प्रेजेंट के दौर में देखते हैं तो आज प्रेजेंट में जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, और वो उनको किसी ऐसी चीज़ का डर नहीं है कि फिर क्या रिएक्शन होगा, प्रॉब्लम्स कितनी और बढ़ जाएंगी, थ्रेट कितना और बढ़ जाएगा इन चीज़ों को लेकर के। तो वो खुलेआम जो अपना डिसीजन है भारत का, वो डिसीजन ले रहे हैं। और यही चीज़ एक जगह पे और देखने को मिली थी, आपको याद होगा कि
जब विंग कमांडर अभिनंदन वहाँ पर फंस गए थे, तो उनको वहाँ से बुलाने के लिए कैसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे इंडिया के द्वारा। खुल करके कहा गया था कि आप जो हमारे विंग कमांडर हैं उनको वापस भेजिए और बाइज़्ज़त वापस भेजिए, नहीं तो फिर हमारे द्वारा एक्शन किया जाएगा। ये थ्रेटन किया गया था पाकिस्तान को। लेकिन उसको भी बाद में अलग मीडिया ने या अलग अलग लोगों ने फिर ये कहा कि उसमें काफ़ी सारे पावर्स का इंटरफेरेंस था, वाशिंगटन का इंटरफेरेंस था, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ना बढ़ जाएं और ना एग्जिगरेट हो जाएं, इसके लिए पाकिस्तान ने अभिनंदन साहब को वापस भेज दिया। तो ये तो खैर चीज़ें कही जाती हैं कि क्या इंटरफेरेंस और कितना इंटरफेरेंस है। अब आगे देखते हैं, दिल्ली इज़ मोर विलिंग देन बिफोर टू रेज द स्टेक इन कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान सपोर्टेड टेरर। तो एक तरीके से अभी देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर FATF का बहुत बड़ा हमला है, फिर टेरर को जितना सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, उसके खिलाफ भारत खुल करके सामने है। भारत खुल करके बात करता है कि इस चीज़ को ख़त्म करना है, जो टेरर वाला प्रॉब्लम उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है। इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी 10 गुना ज़्यादा है आज पाकिस्तान से, ठीक है। तो अगर हम US की तरफ भी देखते हैं कि भाई US अगर पाकिस्तान को मदद करेगा तो US अभी ये कभी नहीं चाह सकता है कि वो इंडिया को बाईपास करे या इंडिया को नेगलेक्ट करे। अभी अगर इंडिया US की पार्टनरशिप को भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी ग्लोबल है। अभी अगर पिछले समय में देखें, लास्ट गवर्नमेंट में देखें तो, इवन उससे पहले भी देखें तो, सो दिस डज़ नॉट मीन दैट पाकिस्तान हैज़ नो लिवरेज। ऑब्वियसली ये सारी पॉजिटिव चीज़ें तो हैं इंडिया में, लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को कोई लिवरेज नहीं मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन को अच्छा करने के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिशें की हैं और पिछले दिनों में दिखा भी है। जिस तरीके से पूरा इंटरफेरेंस रहा है तालिबान वाले मुद्दे में और निगोशिएशन में, अफ़गानिस्तान में जो भी निगोशिएशन चल रहा था तालिबान के साथ, उसको कंडक्ट करने में, तो काफ़ी वहाँ पर पाकिस्तान ने हेल्प किया और एक अच्छा रोल प्ले किया था। तो वो उस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है कि कैसे अब अमेरिका के द्वारा एक सॉफ्ट कॉर्नर तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप अब हम बात करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट की, तो अगर हम बिडेन की बात करते हैं, जो बिडेन की, तो उनका भी पर्सनल रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा था पाकिस्तान के साथ। जब वो सेनेटर थे, वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा के समय में, तब भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऑनर किया गया था पाकिस्तान में। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किया गया था, हिलाल पाकिस्तान का उनको ओहदा दिया गया था। तो ये कहा जा रहा है कि कैसे जो इंडिविजुअल रिलेशन है वो भी अच्छे हैं, और कुछ जो आप अगर IR के टर्म्स में देखते हैं उसके हिसाब से भी देखें तो पाकिस्तान को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है नाउ, और क्योंकि ऑब्वियसली डायस्पोरा पाकिस्तान का भी एक्सपैंड हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिससे कि इंडिया को जाहिर तौर पर सोचना होगा कि क्या आगे की जो पॉलिसी होगी, IR होगी, वो किस तरीके की होगी, फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे बनाए जाएंगे। In America, that is headed to the exist in Afghanistan, there are barely 4,500 US soldiers left there, in far less dependent on Pakistan. What about the proposition that Kashmir is the world's most dangerous nuclear flashpoint? तो कोल्ड वॉर के बाद कश्मीर के इशू को बहुत तुल दिया गया था और उसको काफ़ी ज़्यादा उसको सुलझाने के लिए उस दिन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने काफ़ी काम किया था। उसके बाद बराक ओबामा ने भी इंटरफेयर किया था, जबकि आपको पता है कि इंडिया की जो आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से हम अपने इंटरनल इश्यूज़ में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं। अब दोनों ही ओकेजन में देखा जाए तो जो इंडिया की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रहे, ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा जो अमेरिका का एक कश्मीर एक्टिविज़म था उस पर डिपेंडेंट हो गए थे। एंड बिडेन इज़ अनलाइकली टू हैव मच बैंडविड्थ लेफ्ट फॉर पाकिस्तान एज ही होप्स विद अ रेंज ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। तो अभी अमेरिका के साथ उनके अपने डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा कश्मीर के मुद्दे पर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने अपने लिस्ट में क्लियर कर दिया था कि उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो कोविड क्राइसिस और रेशियल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों पर होगी। तो यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट भी सामने आता है। तो लेट्स सी कि आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसी रहेगी भारत के साथ, क्या आगे के अपलिफ्टमेंट्स किस तरीके से होंगे। कश्मीर का जो इशू है वो नो डाउट अब एक बार उठ सकता है, फिर से उठाया जा सकता है अमेरिका के द्वारा, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज़ हैं जो कि इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।